हेलो स्टूडेंट्स, सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 12 का रिवीजन कराने जा रही हूँ। चैप्टर 10 है सर्कल्स, वृत्त। चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। चैप्टर 10 में 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल 3 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसी क्वेश्चन के और पार्ट में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का चैप्टर 11 से भी आता है। अगर आप चैप्टर 11 अच्छे से कवर कर लेते हो तो चैप्टर 10 को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। हम फिर वहाँ सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 में से 1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और चैप्टर 11 से 5 मार्क का। अगर मैं ये 5 मार्क्स इस चैप्टर में इंक्लूड करती हूँ तो ये टोटल 8 मार्क्स का बनता है। अदरवाइज सर्कल आपका 3 मार्क्स का ही बनता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात आपको? क्योंकि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 10 और 11 चैप्टर में विद इंटरनल चॉइस है, तो हमें किसी एक चैप्टर में वो 5 मार्क्स डालने हैं, जो मैंने चैप्टर 11 में डाल दिए हैं। अब यहाँ क्योंकि चैप्टर 10 और 12 चल रहा है तो चैप्टर 11 की बात बीच में आ जाती है। तो यहाँ मैं फिर से बता दूँ कि चैप्टर 11 में जो आएंगे वो केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 5 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, और मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस एज पर लेटेस्ट सिलेबस अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर लेक्चर में मैं डाल रही हूँ। तो चैप्टर 11 का मैं रिवीजन वीडियो नहीं बनाऊंगी, उसको आपने वहाँ से देखना है। और अब आ जाते हैं चैप्टर 12 पर। इसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो ये चैप्टर टोटल आपका 5 मार्क्स का बनता है। चैप्टर 10 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आएगा। और चैप्टर 12 में आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक मूविंग पॉइंट है। ये इस तरह से मूव करता है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम है। तो ये फिक्स पॉइंट ओ सेंटर कहलाता है, ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ये जो पाथ है ये सर्कल की सरकमफ्रेंस कहलाती है, ये पूरा हिस्सा है ये इस सर्कल का एरिया कहलाता है। ये सर्कल है, ये हाफ रेडियस है, इतना ही रेडियस यहाँ और ले ले तो डायामीटर है, डायामीटर रेडियस से डबल होता है। यहाँ सर्कल की कोड है AB। अभी 10th चैप्टर में हम इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वी विल जस्ट टॉक अबाउट टेंजेंट्स या स्पर्श रेखा, क्योंकि ये हमारा जो 10th चैप्टर है वो स्पर्श रेखाओं पर ही आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के इंटीरियर में कोई पॉइंट P है, तो P से मैं इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ। एक यूनिक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। क्लियर है? तो P से, ये P पॉइंट है, यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, बट कोई भी लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी। ईच एंड एवरी लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स। आप देख सकते हो कि प्रत्येक रेखा सर्कल को 2 स्थानों पर काट रही है। बहुत ध्यान से देखना, ये देखो ये काट रही है ना, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ। तो ये छेदक रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक बात एक ही बार बताऊंगी, आपने ध्यान देना है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर यहाँ बन जाता है, फिर आपको भी प्रॉब्लम आती है और मुझे भी अपलोडिंग में। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन सर्कल को 2 स्थान पर काटे, 2 से ज़्यादा काट नहीं सकती कोई भी लाइन किसी सर्कल को, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन या छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, और सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से जितनी भी लाइन खींचोगे वो सभी छेदक रेखा होंगी, वो सभी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब हम बात करते हैं सर्कल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट ले लें, तो वहाँ से आप कितनी भी लाइन खींचो, उनमें से केवल और केवल एक लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को टच करेगी। थोड़ा अगर सफाई से देखो तो यहाँ से एक लाइन ये खींची मैंने, इसके अलावा इस पॉइंट से एक लाइन ये खींची,
एक ये खींची, एक ये खींची, कोई भी लाइन सर्कल को ब्लैक लाइन टच नहीं कर रही है। ऑल आर इंटरसेक्टिंग, सारी की सारी छेदक रेखा हैं, केवल एक रेखा स्पर्श करेगी। और अगर सर्कल के बाहर से मैं एक बिंदु ले लूँ और पॉइंट ले लूँ, वहाँ से जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ करूँगी इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट में से, तो उनमें से केवल 2 लाइन ऐसी होंगी जो सर्कल को टच करेंगी, उसकी स्पर्श रेखा होंगी, उसका टेंजेंट होगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझें कि अगर आपके पास ये पूरा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, एक समतल है, और इस प्लेन पे ये एक सर्कल बना हुआ है, और इसी प्लेन पर, इसी बोर्ड पर मैंने कोई एक पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट या तो इस सर्कल ने इस पूरे व्हाइट बोर्ड के 3 हिस्से कर दिए। 2 बातें यहाँ मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इस सर्कल ने इस व्हाइट बोर्ड के 3 हिस्से कर दिए। कैसे? एक हिस्सा इस सर्कल से बाहर है सारा, एक हिस्सा इस सर्कल के अंदर है, बाहर वाला एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, बाह्य भाग, इंटीरियर टू सर्कल, अभ्यंतर, और एक एरिया ये है भाई सर्कल की बाउंड्री। तो 3 हिस्से कर दिए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक सर्कल प्लेन के कितने पार्ट्स करता है? 3 पार्ट्स करता है। और इन तीनों पर ही हम कोई पॉइंट लेते हैं तो या तो वो सर्कल के एक्सटीरियर में होगा, या इंटीरियर में होगा, या ऑन द सर्कल होगा, या तो वो सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा। तो अब जो बात आपने ध्यान से समझनी वो ये है कि सर्कल के इंटीरियर के पॉइंट से सर्कल पर कोई भी टेंजेंट या स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। टेंजेंट शब्द हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है। इंग्लिश में टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा होता है। तो इंटीरियर पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2, और ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जहाँ ये रेखाएं स्पर्श करती हैं, टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है और ये टेंजेंट पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है। जिस पॉइंट पर ये रेखा सर्कल को टच करती है वो स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। ये लाइन जो टच करके जा रही है वो टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहलाती है। जो रेखा स्पर्श नहीं करती, काटती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन या छेदक रेखा कहलाती है। और जिन बिंदुओं पर काटती है वो छेदक बिंदु कहलाती हैं। इन्हीं सारे रिजल्ट्स पर आपका जो है एक्सरसाइज 10.1 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका जरूर आएगा। तो मैं अब वो सारे आपको कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 10.1 के MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी वृत्त में अगर हम कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, देखो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है यही टेंजेंट हो, टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल देयर में बी ए टेंजेंट। इसकी परिधि के किसी भी बिंदु पर एक टेंजेंट हो सकता है। लेकिन जब हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए ज़्यादातर इसको नीचे ले लेते हैं। तो जब भी कोई टेंजेंट है, मान लीजिए इसका नाम PQ है और ये सर्कल का सेंटर है O, तो जब आप O को P से मिलाओगे तो जो ये रेडियस होगा, ये दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। वैसे तो ये एज ए थ्योरम है, बट ये थ्योरम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये थ्योरम को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। अब मैं फटाफट से आपको 10.1 के क्वेश्चंस करा देती हूँ, वर्बली कराऊंगी। बुक आप अपने सामने रखें। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन को पकड़ना, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक बिंदु से नहीं पूछा। अब भाई ये एक सर्कल है बेटा, तो सर्कल कितने पॉइंट से बन रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट से, और हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगा, तो सर्कल के कितने टेंजेंट होंगे? सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे, अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिप्स। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एट हाउ मैनी पॉइंट्स। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट पर उसको काटते हुए, टच करते हुए चलती है, केवल एक पॉइंट पर।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी बता चुकी हूँ मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की खालिस्तान समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए सर्कल हैज डैश पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल, मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है L, एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? एक और हो सकता है। आप इसके पैरेलल सैकड़ों लाइन, देखो जितनी लाइन उधर खींचोगे वो तो स्पर्श कर ही नहीं रही, जितनी लाइन इधर खींचोगे वो सब सर्कल को काटते हुए चलेंगी। एट लास्ट एक लाइन ये आएगी M, जो कि L के पैरेलल और टच कर रही है और इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर है। तो एक सर्कल की केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं या दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। चौथा है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। सर्कल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सब एक एक नंबर में है और इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, मैं बता भी दूंगी, कुछ सैंपल पेपर में आए हुए हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु के ऊपर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई निकालें। देयर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, इसका रेडियस यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देयर इज ए पॉइंट P ऑन सर्कल एंड देयर इज ए टेंजेंट PQ। ठीक है, अब ये मेरे पास हिंदी मीडियम में, देयर इज ए टेंजेंट PQ और वो टेंजेंट PQ O से जाने वाले किसी लाइन को Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये है PQ, अभी बना ही रखा था वैसे मैंने, और ये O से कोई लाइन जा रही है तो उसको Q पर, यहाँ Q पर कट करता है। इज इट क्लियर? तो ये कहता है कि OQ इज 12 सेंटीमीटर, O से Q कितना है? 12 सेंटीमीटर। रेडियस O को P से मिलाओगे तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ आपने निकालनी है। ये एंगल कितना है? 90, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है। चैप्टर 6 में, अभी मैंने चैप्टर 6 कराया नहीं है, मैं कराऊंगी, तो चैप्टर 6 में भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम के इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, चैप्टर 8 और 9 में मैं ये समझा चुकी हूँ। 90 के एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है तो 12 स्क्वायर, किसी को भी बेस ले लो, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये 144 और ये 25 इधर आके घटा देना। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, ये कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। PQ स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, 119 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी PQ की। 4 ऑप्शन गिवन है, वहाँ से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सिलेबस उसमें नहीं आएगा एग्जाम में। ये कहते हैं एक सर्कल खींचिए, एक दी हुई रेखा के समानांतर ऐसी दो रेखाएं, कुछ भी नहीं है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये एक लाइन आपको दे रखी है L, इसके पैरेलल दो लाइन खींचनी है, जो एक तो टेंजेंट को, इसको सर्कल को टच करे, टेंजेंट हो, और एक सर्कल को इंटरसेक्ट करे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला था 10.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में भी हैं। मैं क्लियर कर दूं, 2020 तक के जितने भी आपके 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। केवल 2021 में जो ओपन स्कूल स्टूडेंट्स के पेपर हुए थे वो रह गया था, सैंपल पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ था। ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। टेंजेंट अभी आया था कि ये टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा हिंदी में, इंग्लिश में ये टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा। और सितंबर और अगस्त के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो भी सुन लो। वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान देना, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खालिस्तान होती है।
लंब होती है। 1 नंबर का बता दिया मैंने। बाह्य बिंदु से, ये अभी आया नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ, आगे आएगा ये सेकंड एक्सरसाइज में। बाह्य बिंदु से, बाह्य मीन्स फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट, जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लंबाई खाली स्थान होती है तो बराबर होती है। अगर ये कोई पॉइंट P है और यहाँ से हमने 2 टेंजेंट्स PQ और PR ड्रॉ किए हैं तो PQ ऑलवेज इक्वल टू PR आपका होता है। ये 11th चैप्टर में भी आ जाता है। तो ये 10.2 का क्वेश्चन है बट मैंने यहाँ अब आपको बता दिया है। ये सितंबर 2021 में आया हुआ है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। और एक क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो 1 नंबर आपका यहाँ कंफर्म हो जाता है फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। क्योंकि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी 5 मार्क का क्वेश्चन आना है तो हम थ्योरम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। थ्योरम 10.1 मैंने बोल दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। थ्योरम 10.2 को आप समझे, बहुत ईजी थ्योरम है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थ्योरम की स्टेटमेंट राइट करनी है। ये क्या कहता है कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, अभी हमने 1 मार्क में उस क्वेश्चन को देखा है, ये उसी का प्रूफ है। तो आप प्रूव करो कि वो दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। PAB दिस इज द सेंटर O। आपने जब भी कोई थ्योरम आती है सबसे पहले स्टेटमेंट राइट करनी है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर आपने लिखना दिया है या गिवन है। ठीक है, एक ही थ्योरम को मैं ढंग से बताऊंगी, बाकी फिर आपने अपने आप इन्हें करना है क्योंकि फाइनल रिवीजन हमारा चल रहा है। तो दिया है का क्या मतलब है, हमें क्या गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल के बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है P, उस P से यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ है। तो आप क्या लिखोगे कि अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन। O केंद्र वाला एक वृत्त हमें दिया गया है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब आपने राइट करना है। थोड़ा स्लो कर लेना 2 मिनट के लिए, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन कर ही वो पाएंगे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को ऑलरेडी किया हुआ है। जिन्होंने इस चैप्टर को ऑलरेडी नहीं किया है तो थ्योरम के चक्कर में मत पड़ना, आप केवल 11th चैप्टर पे फोकस करना क्योंकि 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन डेड श्योर 101% चैप्टर 11 से आएगा। वो आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा। ये थ्योरम्स वही बच्चे करें जो ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। तो आप लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है, P वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, PA और PB वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं या वृत्त पर 2 टेंजेंट्स है। सुनी मेरी बात आपने, O केंद्र वाला एक वृत्त है, P वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, P इज एन एक्सटीरियर point, PA and PB are the tangents to show प्रूव क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि PA की लेंथ PB के इक्वल है। अब ऐसे तो हम प्रूव नहीं कर सकते तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हिंदी इंग्लिश भाई मिक्स है, अपना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे दोनों मीडियम के बच्चों को देखना है। रचना, कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना का मतलब एक कुछ ऐसा स्टेप जो हम अपनी तरफ से करेंगे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। O को A, B और P से मिलाया, ज्वाइन O टू A, B एंड P, O को A, B व P से मिलाओ। ठीक है भाई, अब आपने आ जाना है प्रूफ पर, प्रमाण पर। जब भी ये थ्योरम्स प्रूव की जाती है ज़्यादातर हम ट्रायंगल को उठा के चलते हैं। अब आप ये देखो आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो इनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें ये भी देखो। इस और इस ट्रायंगल में ये साइड तो कॉमन है, OA OB के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं और हमें ये पता है कि टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थ्योरम हमारी हो गई। ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP में OA OB के इक्वल है क्योंकि रेडियस है, OP OP के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और एंगल A एंगल B के इक्वल है, 90 डिग्री है। तो बाई साइड एंगल साइड केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब 2 ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। इट मीन्स PA की लेंथ PB की लेंथ के इक्वल आ जाएगी और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये थ्योरम थी जो मैंने बहुत स्पीड में आपको बताई है। अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इस पर बेस्ड अब हमारे 1 मार्क के पहले मैं क्वेश्चन उठाऊंगी और फिर कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको कराया है उस पर बेस्ड पहले 1 मार्क के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज हमें 3 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं और बहुत ईजी हैं। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन था, एक तो मैंने आपको बता दिया 10.1 में से श्योर आएगा। अब ये 10.2 में से देखिए 2 क्वेश्चन 10.1 में से भी आ सकते हैं, एक 10.2 में से, या 1-2 की रेशो देखो ये चलेगी आपकी। ये कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 100 डिग्री के कोण पर मिलती है तो कोण POA बराबर है खाली स्थान। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, भाई ये PA है, एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये PB है, दूसरी स्पर्श रेखा है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 100 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो एंगल POA आपने बताना है। अब इस क्वेश्चन की कई फॉर्म है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये O पॉइंट है, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, बहुत ध्यान से सुनना। ये हमें पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है OAPB, एक चतुर्भुज बन गया है। इसमें से 2 टाइप की बातें आपसे पूछी जाएंगी, आपने ध्यान से सुनना है। कई बार तो आपसे एंगल AOB यानी कि ये कंप्लीट एंगल पूछा जाएगा, जो कि बहुत इजी है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इन चारों का सम 360 होगा। अब इन दोनों का सम ऑलरेडी 180 है, तो अगर ये 100 है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए 180 में से 100 माइनस कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं, कुछ भी नहीं करना। ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री का आएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन अब आपकी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वो है एंगल POA। POA कहाँ है? P को O से मिलाओ, तो ये एंगल आपने निकालना है। अभी थ्योरम प्रूव की मैंने, ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, तो ये एंगल भी तो फिर इसके इक्वल होगा, यानी ये 50-50 हो जाए, 50 डिग्री नहीं मतलब हाफ हो जाएंगे। तो ये पूरा एंगल 80 है, तो ये ऊपर वाला 40 डिग्री का और नीचे वाला 40। अगर ये पूरा 100 है तो ये ऊपर वाला 50 का, नीचे वाला 50 का, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि एंगल AOB बताओ। अब यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आया हुआ है सितंबर 2021 में। सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल 80 डिग्री दिया गया। ये जरूर समझना बेटा कि पूछा क्या है, उसमें गलती कर दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये एंगल 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को, तो इन दोनों का सम तो 90 है ना, चारों लेने की जरूरत नहीं है, चारों एंगल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 होगा। तो ये एंगल कितना आ गया? 100। और हमसे पूछा गया है POA, यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो वो 100 का हाफ यानी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। और एंगल का कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी एक्सरसाइज में है। ध्यान से देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ये 2 टेंजेंट्स हैं और ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो ये एंगल बताओ। ध्यान से देखना, दिस इज PTQO, तो ये एंगल, तो भाई ये 110 है तो 180 में से 180 में से 110 घटा दो, ये कितने का आ जाएगा? 70 डिग्री का। पेन चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था वही सैम्पल पेपर में थे, वही सितंबर अगस्त के पेपर में थे। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो टेंजेंट्स और उनके एंगल्स पर बेस्ड हैं 1 मार्क में।
और एक दो क्वेश्चन और बताने जा रही हूँ जो अब साइड्स पर बेस्ड हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भाई, तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, ये वृत्त है, ये बिंदु क्यू है, इस पर स्पर्श रेखा, देखो भाई ये स्पर्श रेखा है, 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र सेंटर ओ है, जो ये डिस्टेंस है ये 25 है। सर्कल की रेडियस निकालना है, मान लो ये ओ है, ए है, तो ये रेडियस हमने फाइंड करना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम पॉइंट ओ इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई ये एंगल कितना है, 90 है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, कैलकुलेशन जरूर करना। ये है 24 का स्क्वायर और इसको मैंने आर ले लिया, 625, 24 का होता है 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 49, आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपके सैम्पल पेपर के तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका फिलअप है 10.1 में से और दो क्वेश्चन आपके 10.2 में से 1 मार्क के आपके आए हुए हैं। और एक क्वेश्चन और है इसी फॉर्म में, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है, उसमें आपको ये स्टेटमेंट नहीं दी गई। अगस्त 2021 में ये डायग्राम दे दिया और आपसे रेडियस पूछा गया है, तो वो आपके सामने है। तो 1 मार्क के ये 6 ही 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। और अब हम 5 मार्क्स के लिए और देखते हैं सर्कल में से एक दो क्वेश्चन और कौन से निकल कर आ रहे हैं। अब मैं आपको 10.2 के 2 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें जल्दी से कराने जा रही हूँ, क्योंकि जो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में है। तो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग तो थ्योरम आनी नहीं है, न्यूमेरिकल आना है 5 मार्क्स में। ठीक है भाई। और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो सितंबर 2021 के ओपन के पेपर में आया है। अगस्त के पेपर में कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का सर्कल में से नहीं आ रहा, वो मीन मीडियन मोड से आ रहा है। तो अगर आपका भाई ये स्टैटिस्टिक्स अच्छा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना कि पेपर अप्रैल 21 में प्रिंट हुआ था, तो बिल्कुल डिट्टो वो सैम्पल पेपर से आने वाला है। चलिए जल्दी से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना मैथ्स खोल लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट को समझ लें। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सिर्फ उसका जो समरी है ऑफ द थ्योरम वही समझाने वाली हूं मैं अब आपको। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। उसमें बड़े सर्कल पर एक कोड ड्रा की गई है, एक जीवा खींची गई है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है। क्लियर है? ये कोड मैंने ड्रॉ कर दी ए बी, जो कि छोटे सर्कल को एम पर टच करती है। ये ओ है, पी पर ले लेते हैं। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो पी है ये इस कोड का मिड पॉइंट है। हमें शो करना है कि ए पी पी बी के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन कर लो। ओ को ए से मिला देना, ओ को बी से मिला देना, ओ को पी से। ये एंगल 100% 90 है, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। जब ये 90 है तो ये भी 90 है। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप कंपेयर करोगे ओ ए पी और ओ बी पी को, तो ओ ए तो ओ बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ओ पी कॉमन है, इसमें एंगल OPA और इसमें एंगल OPB 90 डिग्री है। बहुत मैं पहले बोल चुकी हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। OP के इक्वल है, एंगल OPA और एंगल OPB 90 है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी, तो AP BP के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो ये रिजल्ट है। और इसी पर बेस्ड आपके सैंपल पेपर में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 11 के क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस में, वो आपका 10.2 का 7th क्वेश्चन है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की जीवाएं क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ।
एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, तो मैंने R ले लिया कैपिटल से। छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। डिट्टो ऐसा सा ही क्वेश्चन है। ये कोड है AB, जो बड़े सर्कल की तो कोड और छोटे को टच करती है। हमें AB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। हमें बड़े सर्कल की वो कोड निकालनी है जो छोटे को टच करती है। ये सेंटर है O, तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटे सर्कल का रेडियस है 3 हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये OP छोटे सर्कल का रेडियस था, OB बड़े सर्कल का रेडियस है 5, ये एंगल 90 है। अगर हम PB निकाल दे तो PB का डबल AB हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को पकड़ो, लिखना है सारा। 2 सर्कल्स आर गिवन, O इज द सेंटर, रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज 3 बाई छोटे सर्कल की त्रिज्या 3 है, बड़े की त्रिज्या 5 है। ऐसे नाम दे देना, चित्र बना देना, डायग्राम ड्रॉ कर देना। फिर आपने मेंशन करना है कि इन द ट्रायंगल OPB, त्रिभुज OPB में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, यानी OB का स्क्वायर, बेस इसको ले लो, BP का स्क्वायर और परपेंडिकुलर इसको ले लो, OP का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। BP हमें नहीं पता कितना है और ये है 3, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर ला के घटा दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BP, 25 में से 9 गए 16, ठीक है 16, BP स्क्वायर हो जाएगा 16, BP कितना हो जाएगा 4, BP 4 आ गया। तो हमने अभी अभी देखा है, अभी अभी थ्योरम भी प्रूव की है कि AP किसके इक्वल आ रहा है, BP के। तो AP BP के इक्वल है, तो AP भी कितना हो जाएगा 4, और AB पूरी कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, AP जमा BP 4 का दुगना, यानी कि ये कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिया गया है, जो कि बहुत ईजी है। और अब मैं एक और आपका एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जो कि सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में ओपन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन कराने से बेटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें कैसे कवर करोगे। देखो, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट T ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसके बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट आपको T गिवन है। T से 2 टेंजेंट्स TP, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और TQ ड्रॉ किए गए हैं। शो दैट ध्यान देना है, एंगल PTQ इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ठीक है भाई, समझ आ रही है मेरी बात आपको। PTQ ये जो एंगल है, ये एंगल ये वाला डबल है OPQ का। O कहाँ है, ये रहा P, और Q को अब हमें यहाँ पर मिलाना पड़ेगा और O को इससे भी मिलाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो एंगल है ये है OPQ, इस एंगल से ये वाला एंगल डबल है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सारी बातें हैं। एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सब कुछ लिखना है कि भाई O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, T उसका बाह्य बिंदु है, TP और TQ उस स्पर्श रेखाएं हैं, फिर डायग्राम बनाना है, फिर आपने लिखना है कि ये हमने सिद्ध करना है। रचना में आप लिख देना भी P को Q से मिलाओ और O को P से मिलाओ। अब हम सीधा प्रूफ पे आ रहे हैं, ठीक है, प्रमाण पर। तो इसके लिए आप क्या करो कि सपोज कर लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो ट्रायंगल है TPQ, बहुत ध्यान से देखना, त्रिभुज TPQ में इस ट्रायंगल में जो TP की लंबाई है वो TQ के इक्वल है।
ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल पाएंगे। इसका मतलब जो एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी है वो इक्वल होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो ट्रायंगल टी पी क्यू में क्या होगा, ध्यान से देखें, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी कितना हो जाएगा 180। ये मैंने थीटा लिया है, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को मैं x मान लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, x प्लस एक्स 2x, थीटा को उधर ले जाओ, 180 माइनस थीटा, 2 को नीचे ले आओ, 180 माइनस थीटा बाय 2 अलग अलग कर दो, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आएगा, माइनस थीटा बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा बाय 2। x कौन सा एंगल हमने लिया था, x हमने ये लिया था। हम अपने असली रिजल्ट के पास जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे कैसे। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। ये जो OP है ये रेडियस है, TP है ये टेंजेंट है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल OPT 90 डिग्री है, एंगल OPT कितना है 90 डिग्री है। इसका कारण लिख देना, क्योंकि टेंजेंट से जाने वाला रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या लंब होती है। अब ध्यान दो, OPT के दो भाग हैं, OPQ प्लस PQPT, ठीक है भाई। एक तो ये हो गया इतना और एक ये हो गया इतना, दो इससे हो गए। तो OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल QPT कितना हो गया 90। OPQ हमें नहीं पता कितना है, QPT कितना है, x है, इज इक्वल टू 90। तो एंगल OPQ x की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90। 90 से 90 कट गया तो एंगल OPQ कितना आ गया थीटा बाय 2। ध्यान देना, थीटा बाय 2, 2 को इधर ले आओ, 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। और थीटा किसको माना था, ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ कहीं मैं मिस कर गई। एंगल PTQ को मैंने थीटा माना था, तो इसकी जगह मैं लगा देती हूँ एंगल PTQ। तो एंगल PTQ डबल हो गया किसका, एंगल OPQ का। तो ये थ्योरम है, पहले ही मैं हिदायत दे चुकी हूँ, थ्योरम वही बच्चे करें जो पहले कर चुके हैं। जो नए लेवल पर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, 11th चैप्टर पर टोटली फोकस करें 5 मार्क्स के लिए। तो ये बेटा चैप्टर 10 का मेरी तरफ से कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। चैप्टर 10 की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है सारी मैंने आपको दे दी है। 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस फुल्ली मैंने आपको बता दिए हैं। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे वो मैं करा चुकी हूँ। और फर्स्ट एक्सरसाइज में से तो आना नहीं है, तो सेकंड एक्सरसाइज में से भी पहले 3 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के ही हैं 10.2 के। 2 एग्जाम्पल्स थे जो 5 मार्क्स में आने की होप है, वो मैंने करा दिया है। 1-2 न्यूमेरिकल हैं, एक मैंने करा दिया, 1-2 मैंने छोड़ दिया, उन्हें आप ट्राई कर लें। और लास्ट के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना करें, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको। न्यूमेरिकल्स ही इसके देख लें, और इससे भी बेटर रहेगा कि आप 11th चैप्टर ट्राई कर लें। तो ये 10th चैप्टर हो जाता है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। एग्ज़ाम टाइम में आपने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, जो अच्छे से आता है उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। अब हम 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पूरे चैप्टर में केवल 2 फॉर्मूला हैं, बाकी आपकी समझ है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, केवल 2 फॉर्मूला हैं, बाकी आपकी समझ है। वो 2 फॉर्मूला क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी से उन्हें डिस्कस करते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये कोई सर्कल है तो इसके अंदर का जो सारा है वो इसका एरिया होता है। तो सर्कल का एरिया हम सबको पता है क्या होता है, πr²। ये जो आउटर बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस है, इसकी लेंथ निकालनी हो तो 2πr। r हमें पता है सर्कल का रेडियस होता है। अच्छा जी, अब देखिए अगर ये सेंटर है, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, तो 2 रेडियस के बीच का जो पार्ट है वो हमारा कहलाता है
त्रिज्यीय खंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड हमारा कहलाता है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेक्टर। हिंदी में तो बहुत ही आसान है, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्याओं का खंड, त्रिज्याओं के बीच का टुकड़ा। ठीक है, अब एक बात और समझनी, इसको बोलते सेक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेक्टर। एक बात ध्यान से समझो कि ये दोनों रेडियस हैं, तो जो ये हिस्सा बच गया ये भी तो इन्हीं के बीच का है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं, ध्यान देना मेरी बात पर, ओ ए बी, और ये दोनों रेडियस हैं, तो ये हिस्सा भी तो रेडियस के बीच का ही है, ये हिस्सा भी उन दोनों के बीच का है, और ये हिस्सा भी उन दोनों के बीच का है। बिल्कुल है। तो ये माइनर सेक्टर है, ये आपका मेजर सेक्टर है। ये हमारा कहलाएगा लघु त्रिज्यीय खंड, इंग्लिश में कहूँ तो माइनर सेक्टर, और इसे कहेंगे मेजर सेक्टर, हिंदी में कहूँ तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? तो एक फॉर्मूला तो हमारा इसी पर बेस्ड है कि अगर आपको किसी सर्कल के दो रेडियस दे रखे हैं और उनने जो एरिया कवर किया हुआ है, जो सेक्टर का एरिया है, जो त्रिज्यीय खंड का एरिया, वो आप निकालो। अब मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं जस्ट फॉर्मूला बताऊंगी। मान लीजिए इन दोनों रेडियस के बीच में थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो हमारा जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये एंगल थीटा है, तो एरिया भी उतने ही पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसे मैं यहाँ लिख दूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स आप समझ जाएं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। अगर किसी सर्कल का दो रेडियस गिवन है, मतलब उनके बीच का एरिया हमने निकालना, रेडियस तो एक ही होगा, दो रेडियस के बीच का एरिया हमने निकालना, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो वो एरिया होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है? पहली चीज, जो नया फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, ये पूरा एरिया जो मैंने ब्लैक किया हुआ है। अब अगर ये ब्लू एरिया निकालना, मान लो भाई, ध्यान दे लो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल है आपका, सपोज कर लीजिए 60 डिग्री। अब आप कहोगे कि ये ब्लू एरिया कैसे निकालें, ये भी तो सेक्टर है, इसका भी एरिया यही हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन इसको क्या करो, ये एंगल निकालना पड़ेगा। उसकी बजाय क्या करो, ये एरिया निकालो, पूरे सर्कल में से ये एरिया घटा दो, तो बाकी का एरिया बच जाएगा। भाई ये सर्कल का एरिया हमें निकालना आता है, निकाला, उसमें से ये शेडेड पार्ट का एरिया उस फॉर्मूले से निकाला, तो जो पार्ट यहाँ शेडेड नहीं है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, क्योंकि एंगल अभी आपने बड़े सीखे नहीं है। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, वृत्त खंड का नहीं भाई, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले लेना, 1 माइनस थीटा बाय 360, ये आ जाएगा। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक अपनी तरफ से आपको बता दी ध्यान रखने के लिए। आगे, क्योंकि ये एंगल 300 बन गया, 300 डिग्री का एंगल आपने पढ़ा थोड़ा ही है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें है, नई जो आती है, वो नई चीज़ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर है, ये इसकी आर्क है ए बी, इस ए बी की लंबाई हमने निकालनी है। पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, वो 360 एंगल के लिए होती है। अब इसका एंगल थीटा है, तो लेंथ भी उतनी ही कम रह जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे आर्क ए बी, ये आर्क के लिए निशान होता है की लंबाई, या आप यहाँ लिखो लेंथ ऑफ आर्क ए बी। आर्क के लिए ये लगता है कोड, या जीवा के लिए ये साइन लगता है, और ये हो जाएगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा एक दो ट्रायंगल का एरिया का है, सर्कल का एरिया तो यूज होगा ही, सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी यूज होगी जब ओब्वियसली हम सर्कल पढ़ रहे हैं। तो आपने बस दो बातें समझनी है, अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो
तो थीटा बाय 360 के साथ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा दो। और अगर आपको इस चाप की लंबाई निकालनी है, ध्यान दें इस आर्क की, तो थीटा बाय 360 के साथ सर्कल की आर्क लंबाई लगा दो, यानी 2πr लगा दो। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, जो बातें मैं बता रही हूँ। मैंने बता दिया कि कुछ आपका दिमाग चलेगा, कुछ ये फॉर्मूला चलेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं, बाइलिंगुअल में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सारा हिंदी में पढ़ाओ या सारा इंग्लिश में तो बड़े आसानी से हो जाता है। पेरीमीटर त्रिज्यीय खंड का परिमाप। परिमाप का क्या मतलब है? ये है बेटा त्रिज्यीय खंड, ये पूरा। तो परिमाप का मतलब, पेरीमीटर का मतलब द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी ये और ये। अब ये तो हमने सीख ली, इतनी तो हमने सीख ली। क्या सीखी है? थीटा बाय 360 इंटू 2πr, प्लस में ये भी और ये भी, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, 2 बार रेडियस और जुड़ जाएगा, 2r आ जाएगा। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें भी याद नहीं है। अब मैं भी इसी तरह से करूँगी, बाकी आप इसमें से 2r कॉमन ले लो, तो ये बन गया थीटा पाई बाय 360 + 1। तो इस फॉर्म में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि जब इसकी लेंथ पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा जाए तो इस तरह से निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो इस तरह से निकालना है। अब इसमें असल में एक और फॉर्मूला है वैसे तो इसका वृत्तखंड का, सेगमेंट का, ठीक है, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी। तो अब मैं लगे हाथ आपको सेगमेंट भी बताने जा रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर ये आपका सर्कल है, सर्कल तो नहीं बना, ये सर्कल तो नहीं बना, देखिए एक बार, ये आपका सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये कोड है, ठीक है। मैंने बताया था ए से बी तक ऐसे जाओ तो आर्क है, ऐसे जाओगे तो कोड है। तो ये कोड सर्कल के 2 पार्ट्स कर रही है, एक स्मॉल पार्ट है, एक उससे बड़ा पार्ट है। ये वृत्तखंड कहलाते हैं, वृत्त का टुकड़ा, इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा है माइनर सेगमेंट, ठीक है भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात को? माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड। और ये जो बच गया ये है मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल भी निकालना आएगा, उसके लिए आपको कोई नए फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये देखो, अगर मैं 2 मिनट के लिए इस लाइन को मिटा दूं तो ये पूरा हमारा सेक्टर है, त्रिज्यीय खंड है, ठीक है भाई, त्रिज्यीय खंड है। और अब मैं इस लाइन को यहाँ मिला दूं तो ये क्या है? ऊपर OAB एक ट्रायंगल है। अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा, और ये किसका एरिया होगा? लघु वृत्तखंड का एरिया होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। तो माइनर सेगमेंट के एरिया का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जस्ट मैं इसका बस आपको बता रही हूँ कि थीटा बाय 360 इंटू πr², तो पूरे सेक्टर का एरिया हो गया। और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये नीचे वाला एरिया बच जाएगा, जो कि लघु वृत्तखंड का एरिया आएगा। अब बात करें दीर्घ वृत्तखंड की, तो बेटा ये लघु वृत्तखंड है, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दो तो ऊपर वाला एरिया आपका बच जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग पर होंगे। अब मैं आपको कुछ मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हैं, जो आपके सैम्पल पेपर में हैं, पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट देती हूँ और 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के देखते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसमें से 1-1 नंबर के, पहले उनको देखते हैं। सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्या खंड वाले कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो मैं डायग्राम बड़ा प्रेफर करती हूँ बनाना, आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर आपको समझ आता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14, भाई ये रेडियस है जो कि 14 है,
एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है, तो ये इस सेक्टर का एरिया आपने निकालना है। फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ, सेक्टर के एरिया का होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बिल्कुल आसान, थीटा की जगह 60, 360, पाई की जगह, अगर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो यूज करनी है, अदरवाइज 3.14 यूज करनी है। आर स्क्वेयर का मतलब रेडियस को 2 बार लिख दो, 66 जा 360, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, और ये आप कर लीजिए 14 2 जा 28 टू 308 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थर्ड ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा। इसी में आपका एक क्वेश्चन अगस्त 2021 में भी दिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखो, एक ही टाइप के बता रही हूँ, पहले मैं कोशिश कर रही हूँ सारे। ये आपको डायग्राम दिया गया ओ ए वाई बी, ये दे रखा है 120 डिग्री, और ये है आपकी 21 सेंटीमीटर रेडियस। डायग्राम दे दिया, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, और ये कहता है एरिया ओ ए वाई बी निकालो। ओ ए वाई बी यानी ये एरिया हमने निकालना है। सेम फॉर्मूला है, थीटा यानी 120 बाय 360, पाई की जगह 22/7। आंसर में देख लेना, अगर पाई है तो पाई को यूज नहीं करना, लेकिन उसमें पाई नहीं है। इंटू 21 इंटू 21, 12 तिये 36, 3 आ जाएगा, 3 7 21, 22 और 21 की गुणा कर लो, 22 एकम 22, 462 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाता है, जो कि सितंबर 2021 का है। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सर्कल हुज सेक्टर एंगल इज थीटा। ठीक है भाई, ये सेक्टर का एंगल अगर थीटा है तो चाप की लंबाई, आर्क की लेंथ क्या होगी, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इसी पर हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक से ही है, लेकिन ये भी आपका सितंबर के पेपर में आया है। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है शायद 1 मार्क में, तो ये बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी है। कि क्या कह रहा है, त्रिज्या आर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण P डिग्री है। समझ गए, सब कुछ चेंज कर दिया। यही फॉर्मूला है, थीटा की जगह P ले दिया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले दिया, और सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया बताना है। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन गिवन नहीं है, 2 बातें बता रही हूँ मैं, ऑप्शन गिवन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा की जगह P बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। ये देखो यहाँ से थीटा की जगह P, आर की जगह आर। लेकिन जब हम इसकी बुक पर जाते हैं, आपकी बुक में मैं जब जाती हूँ, तो जो ऑप्शंस वहाँ पर गिवन हैं उन ऑप्शंस को एक बार हम देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क में ज़रूर पूछा जाता है और यहाँ कई बार बच्चे उलझ जाते हैं। तो या तो भैया आप याद करके जाओ अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो। ऑप्शन देखना क्या है, P बाय 180 इंटू 2 पाई आर, ये पहला ऑप्शन है। P बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये दूसरा ऑप्शन है। P बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये तीसरा ऑप्शन है। और P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर, ये चौथा ऑप्शन है। सेक्टर का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो सेक्टर के एरिया में 2 पाई आर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए कैंसिल। अब यहाँ ना तो 360 यहाँ है ना यहाँ है, अब हम हो गए कंफ्यूज, क्या करें। थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 से जब 720 को काटोगे तो 360 ही बन रहा है, ये घुमा दिया इसने क्वेश्चन। P बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो मेरी बात सुन लेना, अगर 4 ऑप्शन है बहुत ध्यान से लिख करके आना है, नहीं है तो आपने डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख के आना है। तो ये एक एक नंबर के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक और रह जाता है, वो भी मैं बता देती हूँ, दो और रह जाते हैं। एक क्वेश्चन तो है घड़ी की सुई का, जो कि सैंपल पेपर में आया है। तो जरा मैं स्टेटमेंट रीड कर दूं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है और उसमें एक सुई है
और सुई की लंबाई है भाई 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल निकालो। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स इज। भैया ये घड़ी है, घड़ी चाहे किसी शेप में हो, उसकी जब सुई घूमती है तो वो सर्कुलर घूमती है। तो सर्कुलर जब वो घूमती है तो ये घड़ी का मिनट हैंड है, मान लीजिए ये 12 पे है, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और 15 मिनट के बाद ये मिनट हैंड कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 पे। बिल्कुल क्लियर है? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 15 मिनट में ये जितनी दूर चली, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आई है, तो ये पूरा एरिया, चाहे तो आप इसको θ/360 से कर लो, नहीं तो ये एक सर्कल का चौथा भाग है, क्वाड्रेंट है। 90/360 पाई की जगह 22/7 गुणा 7 गुणा 7। समझ गए आप मैंने क्या कराया है? 15 मिनट हमने मान लिया 12 से चली और 3 पे आ गई, तो 15 मिनट पूरे हो गए। एंगल, एक बात और बता दूं, मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो 15 मिनट में हो गया 90 डिग्री। 4 7 और ये 154 नहीं, 2 दूनी 4 और भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें जो क्वेश्चन मैं कह रही थी आपका दिमाग चलेगा, वो घूम फिर कर किस टाइप के आएंगे? आपको सर्कल का रेडियस दे दिया और कह देंगे सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। आपने सर्कल के एरिया को 4 से भाग कर देना है। यहाँ भी मैंने यही किया है। πr², 90 को 360 से करोगे तो 1/4 ही आ रहा है, तो ये चतुर्थांश भी है। एक ही बात को किसी भी ढंग से, इसको आप क्वाड्रेंट वाले मेथड से निकालो तो भी, θ/360 वाले से निकालो तो भी वही आएगा। तो ये तो थे आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन, सितंबर 2021 के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो कि आपको 1 मार्क में दिया गया है, जो कि 12.1 का, आपका 12.1 का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है। लेट मी चेक। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 19 है, दूसरे का 9 है। ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। एक नया सर्कल है, एक नया सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है r। इसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। नए वृत्त की परिधि पुराने दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर है। नए वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? निकालनी नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो जरा। ये कह रहा है नए वृत्त की परिधि दोनों पुराने की परिधि के जोड़ के बराबर है। लगाया 2π 2π 2π, कट जाएगा तीनों तरफ से, r आ जाएगा r1 + r2, 19 + 9 यानी 28 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नए वृत्त का एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो नए वृत्त का एरिया होगा πr², पहले वृत्त का एरिया होगा πr1², दूसरे का होगा πr2। पाई तीनों में है, कट जाएगा, ये हो जाएगा r1² + r2। इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। 19 का स्क्वायर + 9 का, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मैंने जस्ट लॉजिक बताया है। तो 12.1 से 2 तो ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को आपने छोड़ देना है। फिफ्थ 1 नंबर के लिए है, अगर किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, इफ द रेडियस पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। पेरीमीटर है 2πr, एरिया है πr²। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, 2 = r। तो ऐसे में रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। और इसी एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है वो सितंबर 2021 ओपन स्टूडेंट्स को, अगस्त 2021 ओपन स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स में दिया गया है। कितने मार्क्स में? 2 में। थोड़ा सा वहाँ मार्किंग स्कीम चेंज की गई है, लेकिन आप मेरा यकीन रखें आपके लिए कोई मार्किंग स्कीम चेंज नहीं की जाएगी। तो उस क्वेश्चन को और देखते हैं।
ये देखिए 12.1 के फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में गिवन है वैसे ये सितंबर वाले में। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक का मतलब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन करा रही हूँ भाई। ये एक पहिया है, इसका जो व्यास है, डायामीटर है वो 80 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 80/2 40 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर है, इसका जो डायामीटर है वो 80 है, रेडियस 40 है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। इस क्वेश्चन का आपने लॉजिक समझना है। पहिया गोल है, पहिया घूमेगा, ठीक है। तो जब पहिया ये पहिया है, यहाँ से घूमना शुरू हुआ और ऐसे चला और उसी जगह वापस आया, तो जितना इसका घेरा है, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, उतना ही चक्कर, एक चक्कर में वो उतने डिस्टेंस कवर करेगा। ट्रक का पहिया है, काफ़ी बड़ा होता है तो एक चक्कर में अच्छी दूरी तय करता है। स्कूटी का पहिया है, छोटा है तो एक चक्कर में कम दूरी तय करता है। तो इसको यहाँ से काटें और इसको बिछा दें, तो जितनी दूर ये बिछेगा उतनी डिस्टेंस वो एक चक्कर में कवर करेगा। क्लियर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2πr। और अब ये कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाए। एक तो ये हिसाब लगाओ कि 10 मिनट में ये गया कितनी दूर है, कार है तो ये गाड़ी कितनी दूर गई है 10 मिनट में। फटाफट देखते हैं। 1 घंटे में गाड़ी गई 66 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं और 3600 से भाग कर देते हैं, लेकिन हम मिनट में बदलेंगे। तो 1 घंटे का मतलब हो गया भैया 60 मिनट्स में कार कितनी चली गई 66,000 मीटर। तो 1 मिनट में कार कितनी दूर गई 66,000/60, और 10 मिनट में कार कितनी दूर गई इतनी दूर, ठीक है। 1100 यानी 11,000 मीटर की मीटर, अब वो मीटर नहीं है वो सेंटीमीटर है, तो इसको बदल दो सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। केवल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। 11 लाख सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस पहिए ने 10 मिनट में कवर करी। ये बात समझ आ गई। 1 आवर में इतनी दूर गया, 60 मिनट्स में इतनी दूर, 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर दिया, 10 मिनट के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 मिनट में उस पहिए ने 11 लाख सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। अब एक चक्कर में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक चक्कर में वो कवर कर रहा है 2πr, ठीक है। 2πr का मतलब 2 × 22/7 × 40, तो ये हो गया बेटा जी। इसको बल्कि आप वैसे ही ले लेते, 4 दूनी 8, 1760/7 इतनी डिस्टेंस उसने एक चक्कर में कवर की। ये टोटल डिस्टेंस है, ये एक चक्कर की डिस्टेंस है, तो कुल कितने चक्कर लगाए इसको इससे डिवाइड कर दो। 11 लाख डिवाइडेड बाय 1760 इंटू 7, ध्यान देना 0 से 0, 11 1 जा 11, 4 0, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, और 16 से ये कैंसिल हो जाएगा 10,000। 16 छिके 96, 4 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 7 पंजे 35, 3 4375 चक्कर उस कार के पहिए ने लगाए हैं 10 मिनट्स में। और ये 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स, ये इसमें तो 2 मार्क्स में दे रखा है, आप ये देखो, आपके लिए तो 3 मार्क्स में आएगा। एक और क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, जिसका परिधि माने सरकमफ्रेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, और उसके क्वाड्रेंट का मतलब बेटा जी हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। अगर उसकी परिधि
कितनी है 22 है। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 22, 22 से 22 कट गया, r कितना हो गया 7/2। त्रिज्या आ गई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, तो 1/4, पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या का मतलब 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या किया मैंने, समझ आ गया। सरकमफ्रेंस दे रखी थी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाकर मैंने रेडियस निकाला, रेडियस आ गया तो मैंने सर्कल का एरिया को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना था। और अब हम चलते हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चन पर, जो कि हमें 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। एक बात मैं 2-3 बार मुझे ध्यान आ ली, मैं आपको कहना भूल जाती हूँ कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप एग्जाम्पल्स कर लें सारे के सारे। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्पल्स में से आती है ज़्यादातर चैप्टर्स में। तो ये आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम यहाँ पर कि आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है और इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस पूरे चैप्टर में गिनती के 2 फॉर्मूले हैं, बाकी आपका अपना दिमाग है। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, डायग्राम पे फोकस मत करना ज़्यादा, ये तीसरा सर्कल है और ये चौथा सर्कल है, और ये हमारा शेडिड रीजन है, काला पीला जो मैंने कर दिया है, ये आपने निकालना है। और ये आपको एक वृत्त सर्कल स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इस स्क्वायर में ये 4 छेद कर दें तो बाकी का बच जाता है। 4 छेद करने का मतलब, 4 होल करने का मतलब क्या है, 4 सर्कल माइनस करने हैं। तो अगर हम इन चारों सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया में से घटा देते हैं तो जो हमारा शेडिड एरिया है वो बच जाएगा। अब चाहिए क्या, स्क्वायर का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। लेक्चर भी इतने लंबे हो जाते, पेन भी बेचारे दम तोड़ देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, यानी 16 गुना 16 यानी कि 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से 4 सर्कल का एरिया माइनस करना है। एक सर्कल का एरिया के लिए हमें सर्कल की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब ये पूरा 16 है तो ये आधा 8 और 8 का आधा, रेडियस कितना हो जाएगा 4। समझ गए ना, ये पूरा 16 है, ये 16 का आधा 8 है, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1 सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4। अभी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मैं इसको छोड़ूंगी बीच में। अब इस एरिया में से यहाँ अब आप तीसरी बात जो लिखोगे वो लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो 256 घटा में ये जो भी 4 चौक 16 चौकू 64 गुणा 22/7 जो भी आएगा उसे आपने कैलकुलेट करके लिखना है। तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मैंने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट किया है आपके लिए। इसमें सारे फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आर्क ए बी है, ए बी जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है। चाप की लंबाई, सबसे पहले तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, ए बी की लेंथ, चाप की लंबाई मैंने आपको बताया था θ/360 × 2 पाई r। इसमें क्लियरली नहीं, हाँ इसमें नहीं है, ऊपर वाले में है। तो थीटा को हम पाई को 22/7 लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 60/360, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 21 6, 2 3 जा 3 7 जा 21 22 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ योर जॉब। ठीक है, आपने करना है कैलकुलेशन, मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। सेकंड पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा आपका त्रिज्यीय खंड हो जाता है द एरिया ऑफ सेक्टर। ये थी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अब हम ले रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यीय खंड ओ ए बी का
क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा ये। तो ये मैंने क्या बताया था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। मेरे ख्याल से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आर का मतलब हो गया 21 इंटू 21, ये 6 आ गया, और भाई 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। और इसमें जो थर्ड पार्ट है वो कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये कोड है ए बी, और ए बी ने जो ये एरिया बनाया है ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि पूरे त्रिज्यखंड या सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। अब ये नई चीज़ है कि ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। ध्यान से सुन लेना, एक ही क्वेश्चन में सब बातें बता रही हूँ। अगर ये एंगल 90 है, देयर इज नथिंग टू डू, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ये एंगल 90 नहीं है तो इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालने का तरीका याद कर लेना। ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ओ ए ओ बी इंटू साइन थीटा। ये याद कर लेना आप, ठीक है। इसका 7th क्वेश्चन में 120 यूज हो रहा है, उसको डिलीट कर रखा है सिलेबस में से। अगर ये एंगल 90 है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल अदर देन 90 है तो आप इसको यूज करना 1/2 21 गुणा 21 गुणा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। 21 ये हो गया 441, √3 बेटा जी √3/2 ऑलरेडी है, /4 आ जाएगा। और √3 की वैल्यू आपने यूज करनी है, इसमें गिवन नहीं है, 1.732, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। हिंदी वाले सुन लें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231 माइनस 441/4 गुणा में √3। अब ये √3 की जगह आप रख लेना 1.73 यानी 173/100, फिर एलसीएम लेना है और फिर इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये मैं एज होमवर्क आपके लिए छोड़ रही हूँ। बाकी की आपकी एक्सरसाइज 12.2 में कुछ भी नहीं है, सब जगह आपके जो है एरिया ऑफ सेक्टर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। कोई छतरी है तो उसमें 4-5 त्रिज्यखंड बन जाते हैं, कोई ब्रूच है तो उसमें आपका पेरीमीटर यानी कि त्रिज्या भी यूज हो जाती है। घोड़े वाला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है कि ये एक सर्कुलर सा है, यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है तो वो इतनी जगह में घूमेगा तो कितना एरिया वो कवर करेगा, तो वो सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया, बाकी सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आप ना करें, आप वही क्वेश्चन करें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो। 12.3 का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पल में से दिया गया है, ठीक है। तो आपके 3 ही एग्जाम्पल हैं 12.3 के, एक तो आप उन्हें देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कुछ देखिए, जैसे ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दे दिए गए हैं और एक ये दे दिया डायग्राम आपको, और आपसे ये एरिया पूछ लिया जाए, ठीक है। तो पूरे इस बड़े सर्कल के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे का घटा दो, ये एरिया आपका आ जाएगा। इस तरह से मतलब आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। ये सर्कल है, इस तरह का एक डायग्राम आपको दे दिया गया और ये एरिया आपने निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों सेमी सर्कल यानी कि एक सर्कल का एरिया आप घटा दो तो इसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे हैं जिन्हें आप वर्बल प्रैक्टिस कर लीजिए। ये ट्रायंगल है, अब सारा चैप्टर में कराने लग जाऊंगी तो 2 घंटे का लेक्चर बन जाता है। ये एरिया आपने निकालना है पूरा। तो क्या करो, सर्कल का एरिया जमा ट्रायंगल का एरिया और उसमें से इसको ना एक बार माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आ गया, ये सर्कल में भी आ गया और ट्रायंगल में भी आ गया। ये कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो छोटे छोटे मुझे लग रहा है कि पूछे जा सकते हैं। ये 4 कॉर्नर, इनका एक बात ध्यान रखना है, इनकी रेडियस कितना है, स्क्वायर की साइड कितनी है, वो सब आपको वहीं से मिल जाएगा स्टेटमेंट से। अब ये शेडेड है,
इन सारे सर्कल ये शेडेड है, तो पूरे स्क्वायर में से 4 तो ये वृत्त के क्वाड्रेंट हो गए, तो चारों मिला के एक वृत्त तो ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों वृत्त घटा दो तो बाकी बचा हुआ एरिया आपका आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ज़्यादा के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। और मैंने देखा प्रीवियस ईयर में 2020 में और 2019 में 12.3 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो आप केवल एग्जाम्पल्स देख लें और ये 2-4 सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लें। तो मेरी तरफ से 12th चैप्टर यहाँ पर रिवीजन इसका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और उसमें भी अपने डाउट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर मेरे लेक्चर सच में आपको समझ आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।